हैं आपका स्वतंत्र अवस्था। ठीक है नहीं, जैसे हम पृथ्वी में बात करें तो स्वतंत्र अवस्था में आपके जनरली जो तत्व रहते हैं वो आपका रहते हैं, एक तो आपका नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जानते हो नोबल गैस क्या होते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन। ठीक है नहीं, ये आपका किस में रहते हैं? स्वतंत्र अवस्था। ठीक है नहीं, उसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, ये आपकी स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, यानी ये आपके कंबाइंड अवस्था में। बात करें धातुओं की, बात करें, हमें यहाँ पे निष्कर्षण किसका दिखाना है? धातुओं का दिखाना है। तो कुछ धातुएं आपकी किस अवस्था में रहती हैं? आपका स्वतंत्र अवस्था में। जैसे आपका Au, Ag, Pd, Pd, ये Ag अर्जेंटिन, सिल्वर यानी चांदी, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है नहीं, ये आपकी क्या कहलाती है? अक्रिय धातुएं। क्या कहलाती है? अक्रिय धातुएं। ये किसी भी ऑक्सीजन से या सल्फर से या कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करते। इसको आप अपने आसपास भी देख सकते हो ना, देखा होगा आप लोगों ने, जो आप येलो होते हैं ऐसा हो जाएगा, ब्लैक या फीका हो जाएगा, ठीक है नहीं, और जो प्योर गोल्ड होगा, जो सोना होगा, वो आपका क्या, जैसे उस दिन लिया था वैसे ही आपका 2 महीने बाद, ठीक है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोना था, ठीक है नहीं, जिसकी हम बात कर रहे हैं गोल्ड की ना, जो सोना था उसने किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं की, और जो आपने बाकी आर्टिफिशियल लिया था, किसी और धातु का लिया था, उसने क्या किया कि किसी और के साथ अभिक्रिया। ठीक है नहीं। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जैसे जो लोहा है, लोहा जैसा होता है वैसा ही नहीं है। जब आप लोहे को निकालते हैं तो लोहा बहुत ही कोमल धातु होता है, और ऐसे ही होता है जैसे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम देखा है ना, चमकदार होता है ना, लेकिन लोहा उतना चमकदार नहीं होता, ठीक है नहीं। तो जब आप लोहे को निकालते हैं, लोहे का निष्कर्षण करते हैं, तो लोहा कैसा होता है? जैसा एल्युमिनियम, उतना ही कमजोर भी होता है, लेकिन बाद में तमाम ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ अभिक्रिया करके उतना टाइट हो जाता है, उतना मजबूत हो जाता है, ठीक है नहीं। इसी टाइप से एल्युमिनियम, ठीक है नहीं, लोहे को आपने कुछ दिन रखा तो उसके बाद क्या लगने लगता है? उसमें जंग लगने लगता है ना, यानी वो ऑक्सीजन और जल के साथ क्या कर रहा है? ठीक है नहीं। तो स्वतंत्र अवस्था में आपके कौन से धातुएं रह सकती हैं? जो आपकी क्या हुआ? अक्रिय धातुएं हैं, जो इजीली यानी आसानी के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, इनके साथ आपका अभिक्रिया न करती, ठीक है नहीं। ठीक है नहीं, संयुक्त अवस्था वाले तत्व भूपर्वतीय में यानी धरती पर, ठीक है, धरती पर अन्य तत्वों के साथ यौगिक बना के रहती। किस फॉर्म में रहती है? आपका यौगिक बना के, ठीक है नहीं। जैसे आपका एल्युमिनियम, तो ये आपका Al2O3 की फॉर्म, ठीक है। लोहा है Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, ठीक है। आपने उसके अलावा और देखे होंगे NaCl, NaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म, कॉपर क्लोराइड की फॉर्म, लेड सल्फाइड की फॉर्म, ठीक है नहीं। इन अवस्थाओं में क्या होते हैं? आपके भूपर्वतीय में, यानी जो ऊपर की आपको पट्टी दिख रही है धरती की, उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है नहीं। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये यौगिक है, ये क्या है? यौगिक है। इन यौगिकों से किसका निष्कर्षण करना है? किसको निकालना है आपको शुद्ध अवस्था में? धातुओं को निकालना। इसमें क्या पाए जाते हैं? धातुओं के अंश पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? आपका खनिज कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। आयस, क्या कहते हैं? आयस यानी ओज, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? अयस्क यानी ओज, ठीक है नहीं। अब ये अयस्क क्या हो? जब हमने एक बार खनिज की बात कर दी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अयस्क की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास, ठीक है, कई बार आप पत्थरों को निकालते हैं,
देखिए देखे होंगे नदी के किनारे, ठीक है नहीं, कोई पत्थर बिल्कुल व्हाइट सा होता है, ठीक है नहीं, और किसी पत्थर में आपने देखा होगा कि जंक टाइप का लगा होगा, ठीक है नहीं। इसका मतलब क्या है कि उन पत्थरों में क्या है, कुछ ना कुछ धातुओं की मात्रा आपका उपस्थित, ठीक है नहीं। जैसे आपने व्हाइट सा देखा होगा पत्थर, तो उसे छानते थे ताकि उसमें से क्या हो, छोटे छोटे सोने के टुकड़े आपके निकल सके, ठीक है नहीं। तो वो सब क्या है आपके खनिज, वो सब क्या है आपके खनिज, ठीक है नहीं। अब हमने कहा कि सामने एक चट्टान दिखाई और हमने कहा इसमें भैया सोने के अंश है, क्यों कह सकते हो, नहीं कह सकते हो कि उसमें होगा तो सही ना, कहीं कहीं तो सोना हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है नहीं। तो जब आप सामने गए, आपने कहा इसमें क्या है, सोना है, या जंग लगा पत्थर देखा तो हमने क्या कहा उसमें लोहा, क्या आप उस लोहे को निकाल सकते हैं, क्या आप उस सोने को निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो जैसे ही मैंने अभी बात की कि रेते को छान छान के सोना निकालते थे, ठीक है नहीं कुछ लोग, लेकिन वो क्या है आपका बहुत ज्यादा महंगा, ठीक है। अगर आप उसमें से सोना निकालने की कोशिश करोगे तो पता चला आपने इतनी बड़ी चट्टान काटनी पड़ी, ठीक है नहीं, और उसमें से सोना में 10 ग्राम, तो वो खनिज तो था, ठीक है नहीं, लेकिन वो अयस्क नहीं, वो क्या नहीं हुआ, अयस्क नहीं, ठीक है नहीं। तो हम अयस्क किसे कहते हैं, देखो अयस्क क्या है, ध्यान देना, अयस्क क्या है, वे खनिज, अयस्क क्या है, वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्चे पर किया जा सकता है, ठीक है नहीं। यानी कम खर्चे पे आप उसमें से क्या निकाल लेंगे, आपका सोना निकाल लेंगे या लोहा निकाल लेंगे, ठीक है नहीं। तो ऐसे खनिजों को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो लोहे के जो प्रमुख अयस्क है वो आपका है हेमेटाइट, मैग्नेसाइट, ठीक है नहीं। तो हेमेटाइट का आपका जो फॉर्मूला होता है हेमेटाइट, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका Fe2O3, ठीक है नहीं, ये आपका ऑक्सीजन के साथ आपका कंबाइन, ठीक है। या आपका सिंडरेटाइट है तो सिंडरेटाइट है आपका Fe2CO3, ठीक है नहीं, कार्बोनेट, ठीक है नहीं। इसी तरह से आप तांबे के देख सकते हैं, लोहे के और भी देख सकते हैं, आपका FeS2, ठीक है, या आपका FeCO3, ये आपके क्या है, लोहे के अयस्क, ठीक है नहीं। इसी तरह से आप तांबे के अयस्क ले सकते हैं, किसके अयस्क ले सकते हैं, तांबे के, ठीक है नहीं। तो तांबे में आपका जो तांबे के अयस्क होते हैं CuFeS2, इसको हम कहते हैं कॉपर पाइराइड्स, क्या कहते हैं, कॉपर पाइराइड्स, ठीक है। इसी टाइप से आप जिंक के ले सकते हो, जिंक का आपका आता है ZnS, जिंक ब्लेंड, इसको हम क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड, ठीक है। इसी तरह से आप मरकरी का ले सकते हो, मरकरी का आपका आता है HgS। इसी तरह से आपका लेड का ले सकते हो आप, लेड का आपका आता है PbS, इसको हम कहते हैं गैलेना, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, तो फॉर्मूला होता है आपका Al2O3XS2, ठीक है। तक निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है नहीं, उसको हम कहते हैं धातु कर्म, क्या कहते हैं, धातु कर्म। अगर सिंपल इंग्लिश में कहोगे तो वो क्या हुआ आपका मेटलर्जी, क्या हुआ, मेटलर्जी, मेटलर्जी। धातु कर्म या मेटलर्जी को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, किसमें करते हैं, आपका कई भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है नहीं। तो जो पहला जो मेटलर्जी का भाग होता है, ध्यान दें, पहला भाग आपका होता है कंसंट्रेशन ऑफ अयस्कों का सांद्रण, पहली जो क्रिया है वो क्या है, आपका अयस्कों का, समझ में आया, ठीक है नहीं। उसके बाद जो अगली क्रिया है, पहली क्रिया हमने कर ली, अयस्कों का सांद्रण कर दिया, ठीक है नहीं। दूसरी जो
सेकंड है अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड का अपचय, धातु ऑक्साइड का अपचय। और चौथी जो लास्ट है धातु ऑक्साइड का अपचय क्या है? शोधन। ठीक है नहीं, जो टोटल मेटलर्जी है धातु कर्मी की है वो 4 स्टेप में कंप्लीट। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला आपका अयस्कों का संघर्ष, दूसरा अयस्कों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, तीसरा धातु ऑक्साइड का अपचयन और चौथा शोधन। ठीक है नहीं, अगर ये आप 4 प्रोसेस आपको पता है, ठीक है नहीं, तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट। अयस्कों के संचरण की क्या है? अलग अलग विधियां। ठीक है नहीं, और इन विधियों को, ठीक है नहीं, अयस्कों का संचरण का मतलब जो अयस्कों की हमने बात की थी ना अभी, जैसे हमने बॉक्साइट की बात की थी, फेल्डस्पार की बात की थी, गैलेना की बात की थी, शीनेवार की बात की थी, ठीक है नहीं, हेमेटाइट की बात की थी। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले जैसे आप लोग यहाँ किसी ने खैया के ऊपर खादाने गए हैं, कोई लोग देखा है कई लोग? ठीक है नहीं, तो जब खैया खादानों से निकलती है तो आपको क्या लगता है कि सभी निकाल के सभी भर देते हैं ट्रक में? नहीं भरते। क्यों? किसको भरते हैं? मिट्टी पत्थर अलग कर देते हैं ना उससे। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है कि आपने खैया उसमें से ले ली, तो वो क्या कहता है? खैया का संचरण। ठीक है नहीं, मतलब अब आपका जो ट्रक में भर के गया, अभी भी ट्रक में भरा हुआ टोटल खैया प्योर नहीं है, अभी भी हो सकता है उसमें कुछ मिट्टी या पत्थर हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन उसका हमने क्या कर दिया? आपका संचरण कर दिया। अब जो मात्रा है वो खैया की ज्यादा है, बाकी मिट्टी पत्थर की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है नहीं, इसी तरह से जब हम अयस्कों का संचरण करते, ठीक है नहीं, तो हमने जैसे हेमेटाइट की बात की या बॉक्साइट की बात की ना, तो अब हम क्या करेंगे कि बॉक्साइट हमारे पास बॉक्साइट होना चाहिए, बाकी बॉक्साइट में जो पत्थर है, मिट्टी है, ठीक है नहीं, या और बाकी जो अशुद्धियां हैं जो हमें दिख सकती है, जो हमें क्या हो सकती है? दिख सकती है, उनको हम हटा। ठीक है नहीं, तो वो क्या कहलाता है? आपका संचरण कहलाता है। ठीक है नहीं, तो घर में जैसे आप कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं साफ करते हैं, आपको तो गेहूं ही चाहिए ना, उसमें की मिट्टी पत्थर चाहिए क्या? ठीक है नहीं, या आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जब धान या मडुआ इसकी कटाई वटाई होती है तो आप मडुए को अलग कैसे करते हो? करते हो ना? नहीं, काटने के बाद। हाँ, उसके बाद क्या करते हो? सीधे ग्राइंडिंग, यानी हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे? पीसना। ठीक है नहीं, यानी आपने क्या किया? मडुए को चूप दिया, हाथ से उठाना। अब आप क्या करते होगे? मडुए में देखते होगे, छुपे हुए उठाओगे, नहीं उठाओगे? ठीक है नहीं, तीसरा जो तरीका है कंसंट्रेशन करने, ठीक है ना, जो तीसरा इसके बाद वाला जो स्टेप आता है वो आता है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या आता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है नहीं। अब यहां पर हम हवा की पानी से क्या कर देते हैं? नीचे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गेहूं मार्केट से लाते हो कई बार, उसमें मिट्टी बहुत होती है नहीं होती है? तो मिट्टी होती है तो घर वाले देखा होगा मम्मी लोग उस गेहूं को धो देते हैं, ठीक है नहीं, धो देते हैं तो मिट्टी क्या होती है? हल्की हो जाती है और पानी के साथ क्या होती है? ठीक है नहीं। इसी टाइप से जो आपके पास धातु अयस्क है उसकी हम क्या करा देते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी उसको पानी से आपका क्या किया जाता है? धो दिया जाता है। तो क्या आता है आपका? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है नहीं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड।
ठीक है नहीं। अब इसको हम कैसे करते हैं देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में हमने क्या किया, ये है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये इस पर क्या लगे हैं, 2 टायर रोलर लगे, ठीक है नहीं। यहां से हमने क्या किया, अयस्क को डाला, क्या किया आपका, अयस्क को डाला, जो पीसा हुआ अयस्क था उसको आपने डाला, ठीक है नहीं। और यहां पे क्या लगा हुआ है, चुंबक, क्या लगा हुआ है, चुंबक, ठीक है नहीं। यहां पर आपका मैग्नेट लगा। तो चुंबक क्या करता है, कुछ धातुओं को अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहा है, ठीक है नहीं, लोहे को अपनी तरफ खींच लेगा, नहीं खींच लेगा, ठीक है नहीं। तो ये जो चुंबक लगा है, जब हमने यहां से अयस्क डाला तो अयस्क क्या होगा, इस पट्टी के सहारे आपका इधर आएगा, ठीक है नहीं। यहां आएगा तो यहां जो चुंबक लगा है, चुंबक क्या करेगा, जो लौह अयस्क होंगे, जो क्या होंगे, लौह अयस्क, क्योंकि लोहे से चिपकता है ना चुंबक, तो लौह अयस्कों को तो अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है नहीं। तो लौह अयस्क तो यहां निकल गया, जो बाकी जो अशुद्धियां होंगी वो क्या हो जाएगी, समझ में आ गया, ठीक है नहीं। तो आपको क्या मिल गया यहां से, आपका लौह क्या हो, चुंबकीय पदार्थ। अगर वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है तब आप इस मेथड को यूज नहीं करोगे, है ना, ये क्वेश्चन बनता भी, ठीक है नहीं। अब अगला जो आता है वो आती है फेन पलवन विधि। अगला मेथड क्या है आपका, सांद्रता वाला, वो है आपका फेन पलवन विधि, यानी इसी को हम कहते हैं फ्लोटेशन मेथड। इसको फेन पलवन विधि या फेन झाग विधि। अयस्क क्या होता है, सल्फाइड। केवल कौन सा अयस्क में काम आती है, सल्फाइड अयस्क। अगर ऑक्साइड है अयस्क में तो काम नहीं आएगी, कार्बोनेट है अयस्क के फॉर्म में तो काम नहीं आएगी। केवल किन में काम आएगी, जिनमें अयस्क किस फॉर्म में हो, सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है नहीं। जैसे हमने कॉपर पायराइड्स की बात की थी ना, ठीक है नहीं, गैलेना की बात की थी ना, पीबीएस की, ठीक है, या जिंक पायराइड्स की बात की थी, जेडएनएस की, ठीक है नहीं। तो ये केवल उन्हीं अयस्कों में काम, ठीक है नहीं, क्योंकि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं किसी धातु के, सल्फाइड अयस्क होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, हल्के होते हैं, क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो फेन पलवन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से सुनना। फेन पलवन विधि में अभी जैसे बरसात के टाइम में तुम लोग देखोगे कि नदी आएगी, नदी आती है, नदी के किनारे जाते हो तुम लोग, जाते नहीं, क्या होते नहीं होते, वो क्या होते हैं, झाग के साथ ऊपर घूमते हैं, ठीक है। या बड़ी सी मछलियां पानी में हमने क्या किया, मिला, ठीक है नहीं। अब मिला दिया तो हम यहाँ हाथ से नहीं लाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक हो गए ना, तो ठीक है नहीं, समझ में आया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ब्लूअर लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्लूअर, ठीक है नहीं। और यहाँ से क्या करते हैं, इसमें हवा पास है, क्या करते हैं, हवा पास है, ठीक है नहीं। तो जब हवा पास करोगे, तेजी से हवा पास करोगे तो पानी हिलेगा, तो तेल भी हिलेगा, तो जब तेल हिलेगा तो क्या होगा, झाग बनेगा, धवाब बनेगा, ठीक है नहीं। तो इसके ऊपर क्या बनने लगता है आपका, ठीक है नहीं, क्लियर। तो हमने क्या किया, जो इसमें आपका अयस्क कौन सा वाला, सल्फाइड वाला है, ठीक है नहीं। तो सल्फाइड वाला अयस्क जो है वो क्या आएगा आपका, झाग के साथ, ठीक है नहीं। बाकी का जो सिलिका था, ठीक है नहीं, यानी रेता, सिलिका मतलब जनरली आपका जनरल भाषा में अगर सिलिका को देखें तो जो रेत आता है, बचेरी आती है, ठीक है नहीं, वो आपका क्या होता है, सिलिका ही होता है एक टाइप से, ठीक है नहीं। तो जो सिलिका और जो अन्य अशुद्धियां हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, ठीक है नहीं। तो जो फॉग बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है नहीं, तो उसमें कुछ और भी चीजें हम यूज करते हैं, जैसे कुछ एक्टिवेटिंग एजेंट आपका यूज करते हैं, क्या कर लेते हैं, आपका कुछ एक्टिवेटिंग एजेंट आपका यूज कर लेते हैं, ठीक है नहीं। तो कुछ हाइड्रोकार्बन हम इसमें डाल देते हैं, जो सल्फाइड अयस्कों को क्या करेगा, पानी से दूर करने की कोशिश करेगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है ना,
ठीक है नहीं, होता है ना हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक नेचर का, ठीक है नहीं। जैसे साबुन वगैरह में ही देखा होगा आप लोगों ने कि साबुन को अगर बाथरूम में आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो साबुन के जो छोटे पीस होते हैं ना उसके आसपास देखना पानी वहां पर गायब जैसा हो जाता है, कभी ध्यान करना, ठीक है नहीं। तो वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, यानी पानी को आपका भगा देता है, ठीक है नहीं। तो इसी तरह से जो एक्टिवेटर है वो सल्फाइड अयस्क को क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर का बना देते हैं, और जिससे कि सल्फाइड अयस्क बहुत आसानी के साथ आपका किस्म आ जाता है, झाग मार जाती है। ध्यान हटाओ इसको। तो लीचिंग जैसे खासकर एल्युमिनियम के केस में हम लोग इसको यूज करते हैं, बॉक्साइट के केस में हम यूज करते हैं, ठीक है नहीं। तो जैसे जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यानी आपका जो बॉक्साइट है, एल्युमिनियम के जो अयस्क है, ठीक है नहीं, तो उसमें कई अन्य अशुद्धियां भी मिली होती है, सिलिकेट वगैरह की अशुद्धियां मिली होती है, सिलिका मिली होती है। तो उसको हम क्या करते हैं कि किसी ऐसे रिएजेंट से, रिएजेंट तो समझ लो ना, ठीक है नहीं, कोई भी अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, या लवण हो सकता है, ठीक है नहीं। तो ऐसे रिएजेंट से हम उसको ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है नहीं, यानी अभिक्रिया कराते हैं, जिससे कि जो सल्फाइड जो अयस्क है वो आपका उस रिएजेंट में क्या हो, घुल जाए, उस रिएजेंट में क्या हो, आपका घुल जाए, ठीक है नहीं। तो वो वाली जो विधि है वो क्या कहलाती है, आपका लीचिंग या निक्षालन। यही मेथड आपका क्या कहलाता है, निक्षालन या लीचिंग, ठीक है नहीं। क्लियर? या जिसको आप आधात्री या मैट्रिक्स कह रहे हो, ठीक है नहीं, से अभिक्रिया करवाते हैं, तो आपका क्या होता है कि जो धातु अयस्क है वो आपका एक सॉल्युबल कंपाउंड बना देता है, O3XS2। ये था ना बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है ना, ठीक है नहीं। इसकी जब हम रिएक्शन आपका NaOH से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये आपका क्या बना देता है, एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। इसको हम क्या कहते हैं, आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये सोडियम एल्यूमिनेट है, ठीक। और एल्यूमिनेट को फिर से हम जब हीट करेंगे, ठीक है नहीं, तो ये आपका किसका फॉर्म आ जाएगा, आपका NaAlOH2। इसको जब आप हीट करोगे तो ये आपका निकल आएगा, NaOH अलग निकल जाएगा, और प्योर जो आपका एल्यूमिना था वो आपका बाहर निकलता है, ठीक है। और इस क्रिया को क्या कहलाते हैं, निक्षालन या लीचिंग। ये पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर में कि लीचिंग क्या है या निक्षालन क्या है, ठीक है। तो लीचिंग या निक्षालन क्या होता है, जब हम किसी अधात्री को यानी मैट्रिक्स को, अभी तक शुद्ध अयस्क नहीं मिला है ना, तो उसको हम अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं या गैंग कहते हैं। तो गैंग को जब हम क्या करते हैं, किसी सुइटेबल रिएजेंट के साथ घोलते हैं, ठीक है, तो धातु अयस्क क्या होगा, घुलनशील हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है नहीं, और अशुद्धियां आपका इनसॉल्युबल हो जाएगी, जिससे हम छान लेंगे, ठीक है नहीं। तो घुलनशील में आपका क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, और इसको आपने हीट किया तो आपका एल्यूमिना यानी ऑक्साइड का आपका क्या मिल गया, आपको शुद्ध अयस्क मिल गया। ये पूरी क्रिया आपकी क्या कहलाती है, निक्षालन या लीचिंग कहलाती है। सल्फाइड अयस्क 2 टाइप के हो है ना हमारे पास, एक आपका क्या है, कार्बोनेट हो सकता है या बाइकार्बोनेट हो सकता है, ठीक है नहीं। और एक आपका क्या, इसमें चेंज करना है आपका ऑक्साइड और, यानी ऑक्साइड अयस्क में हमें चेंज करना, ठीक है, क्लियर। M कोई भी धातु हो सकती है, और कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड अयस्क हो सकता है, ठीक है। ये आपने ले लिया MX1, इस टाइप से ले सकते हो, ये सल्फाइड अयस्क हो गया, है नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों ही अयस्कों को सेम चीज करते हैं, दोनों अयस्कों को हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, यानी गर्म करते हैं, ठीक है नहीं। अब ये जो दोनों को गर्म करने की क्रिया है वो दोनों की अलग अलग, जैसे देखो बिल्कुल अभिक्रिया देखना,
यहाँ तो M2CO3 से आपका क्या बनना है, MO बनना है, और क्या निकलना है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है, ठीक है नहीं। और यहाँ MHSY है, तो यहाँ पे भी आपको MO बनना है, नहीं बनना है, ठीक है नहीं। और साथ में आपका क्या निकलना है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलना है। सल्फेट अयस्कों से आपको क्या निकालना है, ऑक्साइड निकालना है और सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है ना। यहां से आपका कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड निकालना था और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना था, ठीक है। यहां किसी चीज की कमी है, किसी कहां कमी, यहां ऑक्सीजन है तो सही है ना, ऑक्सीजन है तो सही है, ठीक है नहीं, क्लियर, समझ में आ गया। क्या अयस्क होंगे तब आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति और यहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है नहीं। तो दो डेफिनेशन आपकी यहां से बन। पहली डेफिनेशन आपका कहलाती है कैल्सिनेशन। क्या कहलाती है, कैल्सिनेशन यानी निस्तापन। दूसरी प्रोसेस आपकी क्या, यानी रोस्टिंग की बात करें तो भर्जन क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी वायु की उपस्थिति में अयस्कों को उनके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है नहीं। और जब निस्तापन की बात करोगे तब आपका क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है नहीं। और इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसको कॉमनली कंफ्यूज बहुत होता है इसमें कि निस्तापन भर्जन में निस्तापन लिखा था, निस्तापन में भर्जन लिखा था। तो भर्जन को सीधे सीधे ऐसे मान के चलो कि भर्जन क्या है, जैसे आप मूंगफली भूनते हो ना, वो भर्जन, ठीक है ना, या चने भुने जाते हैं ना, वो भर्जन है। उसमें आप ढकते थोड़ी हो उसको, हवा की उपस्थिति में होता है ना, तो भर्जन क्या है आपका, वही भर्जन, यानी भर्जन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, और निस्तापन का मतलब अनुपस्थिति, ठीक है नहीं। दोनों में ही गर्म करना है और दोनों में ही आपको क्या मिलना है, ऑक्साइड अयस्क मिलना है, ठीक है। तो सल्फर का अयस्क होगा तो तभी आप भर्जन करो, ठीक है नहीं, क्योंकि सल्फाइड में आपका ऑक्सीजन तो है नहीं, ठीक है नहीं, जबकि कार्बोनेट में आपका ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आप यहां से दोनों ही केसेस में आपने क्या निकाल दिया, आपका मेटल ऑक्साइड, क्या निकाल दिया आपका मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड। कार्बोनेट को ही हम सीधे हटा के आपका सीधे धातु निकाल लेते, या सल्फाइड था यहां से सीधे धातु निकाल लेते, ठीक है नहीं। हम उसको ऑक्साइड हमने क्यों बनाया, इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, तुम लोग सोच सकते हो कि उसको ऑक्साइड अयस्क क्यों बनाया। एक्चुअली में जो ऑक्साइड अयस्क होता है उसका अपचयन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है नहीं, उसका अपचयन क्या किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो उसका अपचयन आप आसानी से करोगे तो आप क्या बना लोगे, उससे आपका धातु निकल, ठीक है, समझ में आया, अपचयन, ठीक है नहीं। तो अब अपचयन करने के लिए क्या यूज करो, इससे पहले आप लोगों ने 11th ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है नहीं, अपचय अभी क्या है करके चैप्टर था ना, रिडॉक्स रिएक्शन, वो पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है नहीं। उसमें आपने कुछ क्या देखे, आप चायक देखे, उपचायक देखे, अक्षिकारक देखे ना, अक्षिकारक कर सकते, ठीक है नहीं। अब इसमें कोई भी अपचायक, कोई भी क्या ले लो, अपचायक, ठीक है नहीं। अब अपचायक लेने के लिए आप दो चीजों का प्रयोग करें, ठीक है नहीं। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक सीरीज देखी थी ना वहां लोगों ने, देखी थी ना, नॉट सेल ईएमएफ कितना था उसका, 0 था ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपोटेंशियल यानी विभव जो था वो कितना था, 0 था। हाइड्रोजन से ऊपर वाले आपके नेगेटिव में थे, नीचे वाले पॉजिटिव में थे, ठीक है नहीं, या ऊपर वालों को पॉजिटिव मान सकते हो, नीचे वालों को नेगेटिव मान सकते थे, ठीक है नहीं। तो वहां आप ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल लेते थे ना, और वहां पर आपने कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि जो ऊपर वाले जो तत्व हैं वैद्युत रासायनिक
श्रेणी में जो ऊपर वाले तत्व हैं वो नीचे वाले के जो लवण है उनमें से धातु को क्या कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। होगा ना आप लोगों ने, ठीक है नहीं। और वहाँ पे एक 11th में आपका क्वेश्चन बनता भी था कि एक बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनता था कि कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करने पर, ठीक है, कॉपर सल्फेट से सल्फेट को अलग कर देता है, लेकिन जिंक सल्फेट की जब हम कॉपर से अभिक्रिया कराते हैं तो वो नहीं विस्थापित नहीं कर पाता, ठीक है नहीं। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके किस में काम आएंगे, आपका मेटल ऑक्साइड से अपचयन, ठीक है नहीं। तो मेटल ऑक्साइड से जब हम अपचयन करते हैं तो हमारे पास दो ध्रुवी आ जाती है, एक आ जाती है ऊष्मागतिकी की और एक आपकी क्या आ जाती है, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको आप वैद्युत रासायनिक, ठीक है नहीं। तो ठीक है नहीं, उस धातु को देख लेंगे, उस धातु को ऑक्साइड देख लेंगे और उसमें कौन सा अपचायक आपका काम कर सकता है, ठीक है नहीं। उस अपचायक को लेके उसमें मिला देंगे तो अपचायक क्या करेगा, इसको अपचयित कर देगा और आपको धातु मिल जाएगी, ठीक है नहीं। अब भाई कार्बन इजीली आपका अपचायक का काम कर देगा ना, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी चेंज हो जाता है, इजीली होता है नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो वो ऑक्सीजन को ले लेगा ना इसके और इसको क्या कर देगा, अपचयित कर देगा, करेगा नहीं करेगा, ठीक है नहीं। तो कार्बन है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है नहीं, जिंक है, ये सब क्या है आपके अच्छे अपचायक, ठीक है नहीं। उसके लिए हम लोगों की बुक में एनसीईआरटी अपचायक क्यों अपचायक हो गया ना, जिसका ऑक्सीकरण होता है वही तो अपचायक होता है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होना, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे जो एलिंघम डायग्राम है, एलिंघम डायग्राम इस टाइप से आप लोगों का बना हुआ है बुक में, ठीक है नहीं। T ताप वर्सेस डेल्टा जी, ताप वर्सेस डेल्टा जी, एक तो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, पिछली बार ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में किया, 11th में तो दो जगह ऊष्मागतिकी है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, ठीक है नहीं। और दूसरा आपका क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये दो आपकी इक्वेशंस हैं, किसके लिए, फ्री एनर्जी, किसके लिए, फ्री एनर्जी, डेल्टा जी के। डेल्टा जी क्या है आपका, फ्री एनर्जी। तो तुम लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा कि स्पॉन्टेनियस पढ़ी थी ना, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, नेचुरल, जो अपने आप होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है नहीं। तो उस केस में डेल्टा जी हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव। डेल्टा जी का मान हमेशा क्या आना चाहिए, निगेटिव। जिसमें डेल्टा जी का मान निगेटिव आएगा वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस, यानी संभाव्य, संभाव्य यानी वो हो सकता है और आसानी से हो सकता है। जिसमें डेल्टा जी निगेटिव ना आए, पॉजिटिव आएगा, वो आपका संभाव्य अभिक्रिया नहीं है, ठीक है नहीं। तो जब डेल्टा जी निगेटिव है, डेल्टा जी क्या आना चाहिए आपका, निगेटिव आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो डेल्टा जी निगेटिव कब आएगा, जब आप एलिंघम डायग्राम में आप देखते हैं डेल्टा जी वर्सेस ताप में आपने क्या खींचा, ग्राफ खींचा, तो इसमें अलग अलग मेटल ऑक्साइड के लिए आपका अलग अलग टाइप की आपकी लाइनें मिलेंगी। यहाँ 0, डेल्टा जी का मान 0, ठीक है नहीं। यहाँ पर -100, -200, -300, -400 एंड ये -2000 तक इस टाइप से आपका नीचे को आते जाए, ठीक है नहीं। अब इसमें जब मेटल ऑक्साइड की हम बात करें, जैसे आपका एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपका M+O, ये आपका क्या बनना है, MO, ठीक है, यानी मेटल ऑक्साइड आपका फॉर्मेशन हो, ध्यान रखना, ठीक है नहीं। तो यहां देखो पहले आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है और इसके बाद क्या होगा, लाइन आपका धनात्मक दिशा में, ये धनात्मक दिशा डेल्टा जी की धनात्मक वैल्यू की तरफ चलाएगी, समझ में आया। यानी जब आपका मेल्ट अवस्था है धातु की, ये हुआ ना,
मेल्ट अवस्था हुई ना, ये ताप बढ़ाया तो यहाँ पे क्या हो गई होगी, धातु मेल्ट हो गई होगी ना। तो ये क्या है, मेल्ट अवस्था है। तो मेल्ट अवस्था में धनात्मक वैल्यू होगी। तो धनात्मक वैल्यू का मतलब अस्थायी होगी है ना। तो जो मेटल ऑक्साइड है, जो धातु ऑक्साइड है, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका अस्थायी हो जाएगा, ठीक है नहीं। और जो अब हम इसको जिस भी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराना चाहे, जैसे हमने कार्बन लिया यहां से, तो कार्बन का आपका इस टाइप से आता है, ठीक है नहीं। तो इन दोनों का जो डेल्टा जी की वैल्यू है, इन दोनों की डेल्टा जी की वैल्यू का जो योग है वो आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर किसी भी धातु को लेंगे, ठीक है नहीं, अब चाय के लिए आप किसी भी धातु को ले सकते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कार्बन ही लें। कार्बन के अलावा आप एल्युमिनियम भी ले सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड की हम बात करें तो जिंक ऑक्साइड के लिए आप एल्युमिनियम भी ले सकते हो, ठीक है नहीं। अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो जिंक ऑक्साइड के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो वैल्यू है वो आपका इससे ऊपर आ रहा है, ठीक है नहीं। तो ऊपर आएगी तो टोटल जो वैल्यू है वो नेगेटिव ना होकर कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है नहीं। यानी जो अभिक्रिया है उसकी संभाव्यता खत्म हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस नहीं। आते हैं आपका लौह अयस्क से, लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करना। ठीक है, लौह अयस्क से आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3 हेमेटाइट, ठीक है नहीं। इस लौह अयस्क को लेंगे, ठीक है नहीं, और इस लौह अयस्क से हम क्या करेंगे, आपका लोहे का को प्राप्त करेंगे, ठीक है नहीं। इसके अलावा हो सकता है कि अन्य अयस्कों से भी आप ले सकते हो, ठीक है नहीं। सांद्रण आप उसी मेथड से करोगे, यहां पर कौन सा मेथड यूज करोगे सांद्रण करने में, ये लौह अयस्क है, यानी चुंबक से क्या होगा, आकर्षित होगा ना, ठीक है नहीं। तो यहां पर आप चुंबकीय पृथक्करण विधि इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है नहीं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि यूज करोगे तो आपका क्या होगा, लोहे का अयस्क एक साइड हो जाएगा, जो उसमें अशुद्धियां हैं, सिलिकेट वगैरह है, वो आपकी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। समझ में आ गया, ठीक है नहीं। अब हमने हेमेटाइट को क्या करना है, अपचय, हेमेटाइट का हमने क्या करना है, अपचय। और यहाँ पे एक प्रोसेस आती है, उसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है परगलन। क्या कहा जाता है, परगलन, ठीक है नहीं। तो ये कई बार पूछा जाता है कि परगलन क्या है। दो चीजें की थी, भर्जन और निस्तापन। ये भर्जन और निस्तापन से बिल्कुल अलग प्रोसेस है, ठीक है नहीं। भर्जन निस्तापन में क्या था कि आपका जो धातु अयस्क था उसको उसके गलनांक से नीचे हम गर्म करते थे, ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि निकल जाए, ठीक है नहीं। लेकिन जब आप परगलन की बात करेंगे तो इसमें हम धातु अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक से उच्च ताप पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है नहीं, गर्म करेंगे, ताकि ये आपका क्या हो जाए, पिघल जाए, ठीक है नहीं। तो परगलन करते समय हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका लौह अयस्क है, ठीक है नहीं, तो लौह अयस्क में कई अन्य अशुद्धियां भी आपकी मिली हो सकती हैं, अन्य अशुद्धियां मिली होंगी। तो अन्य अशुद्धियों को मिलाने के लिए, जैसे सिलिकेट की आपकी अशुद्धि मिली, ठीक है नहीं, लौह अयस्क में आपका हो सकता है कि क्या मिली हो, सिलिकेट की आपका अशुद्धि मिली, ठीक है नहीं। तो सिलिकेट की अशुद्धि जब होगी इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा कंपाउंड लेंगे, कोई ऐसा यौगिक लेंगे जो सिलिकेट के साथ अभिक्रिया करके, सिलिकेट के साथ अभिक्रिया करके आपका क्या बना दे, स्लैग बना दे। क्या बना दे, स्लैग बना दे। और जो आप कंपाउंड लोगे, जैसे आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ठीक है नहीं, तो ये आपका क्या कहलाया, गालक। ये क्या कहलाया, आपका गालक। और इसने क्या बना दिया, आपका कैल्शियम सिलिकेट। क्या बना दिया, कैल्शियम सिलिकेट। ये आपका क्या कहलाता है, स्लैग। क्या कहलाता है, ये आपका स्लैग। और ये आपका क्या होगा, फ्लक्स। क्या होगा, फ्लक्स, ठीक है नहीं। तो आप जो आपका अशुद्धि थी, अशुद्धि के साथ हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक कारक मिलाया, ठीक है नहीं, और उसने क्या बना दिया, एक फ्यूजिबल यानी सॉल्युबल
बनाया जिसको हम क्या कहते हैं आपका स्लैग कहते हैं। कैल्शियम सिलिकेट इसमें आपका क्या बनेगा, स्लैग आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है नहीं। और ये जो स्लैग होता है इसका घनत्व जो धातु है, धातु के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, ठीक है नहीं। तो जब आपका धातु पिघलेगी तो आपका क्या होगा, स्लैग उसके ऊपर तैरेगा, ठीक है नहीं। और स्लैग को आप अलग से निकाल दोगे ऊपर से, और नीचे से आप क्या निकाल दोगे, धातु को आप निकाल दोगे, ठीक है नहीं। तो जो लौह अयस्क है, जो आपके पास हेमेटाइट था, तो आप हेमेटाइट का क्या करोगे, अपचयन करोगे, क्या करोगे, अपचयन, यानी इसकी आपकी क्या किया जाएगा, आपका स्मेल्टिंग यानी पारगलन इसका जब किया जाएगा तो अपचयन में आपके पास जो कॉमन है वो क्या है आपका, जैसे हमने मान लिया M2, ये मेटल ऑक्साइड हुआ ना, मेटल ऑक्साइड हुआ, इसके साथ आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आपने लिया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, ठीक है नहीं। तो आपका बनेगा क्या, मेटल, मेटल धातु बन गई, और आपका क्या निकल गया यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल गया, ठीक है नहीं। जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे आपका पूरी वाद्या भट्टी क्या करती है, काम करती है, पूरी वाद्या भट्टी इसी सिद्धांत पर आपका काम करती है, ठीक है नहीं। तो अब लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है, इसको हम थोड़ा सा इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ठीक है नहीं। इसको हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस, क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस यानी वाद्य भट्टी, क्या कहते हैं इसको, वाद्य भट्टी, ठीक है नहीं। तो इस वाद्य भट्टी में देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये इसमें दो टायर्स लगे, ठीक है नहीं। और ये जो दो टायर्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि यहां से गर्म हवा फेंकते हैं, कैसी हवा फेंकते हैं, गर्म हवा फेंकते हैं। और ऊपर देखिए, यहां देखिए ध्यान से, यहां से हमने कोक लिया, कोक मतलब कार्बन, क्या देते हैं आपका, कोक मतलब कार्बन, उसके साथ आपका चार्ज, चार्ज यानी जो सांद्रित अयस्क था आपका, चार्ज का मतलब क्या है, जो आपका सांद्रित अयस्क था। और उसके अलावा इसमें लाइम स्टोन, तीसरी चीज हम क्या डालते हैं आपका, लाइम स्टोन, ठीक है नहीं, तीसरी चीज आपकी क्या है, लाइम स्टोन है, ठीक है नहीं। और ये जो वाद्य भट्टी आप लोगों ने डिजाइन की हुई है, ठीक है नहीं, इसमें आपका जो ब्रिज है, इसमें क्या होते हैं, अग्निरोधी ईंटें लगी होती हैं, क्या लगी होती हैं, अग्निरोधी ईंटें लगी होती हैं, और उनके बाहर एक स्टील की क्या होती है, लेयर होती है, ठीक है, ताकि जो ऊष्मा है, ऊष्मा भट्टी से बाहर न जाए, ठीक है नहीं, ऊष्मारोधी दीवारें होती हैं, ठीक है नहीं। और ऊपर से इस टाइप से कोन डिजाइन किया होता है कि गैसें यहां से बाहर न निकल पाए, गैसें यहां से बाहर न निकल पाए, ठीक है नहीं। तो जब हम यहां से कोक, अयस्क और लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब हम डालते हैं तो ये इस तरह से क्रिया करता है, ध्यान से सुनो। यहां पे देखो जो सबसे नीचे है, ठीक है नहीं, नीचे क्या होगा आपका, यहां पर कार्बन आएगा, नीचे कोक आएगा, कोक किसका काम करेगा, ईंधन का, कार्बन ईंधन होती है ना, फ्यूल का काम करेगा कोक, ठीक है। तो जब यहां से गर्म हवा हम भेजेंगे, इसमें क्या भेजेंगे, गर्म हवा भेजेंगे, तो कम से कम यहाँ का जो तापमान होता है वो समथिंग 1100 से 1200 डिग्री केल्विन के आसपास होता है, 1100 से 1200 केल्विन के आसपास यहाँ का तापमान होता है। तो जैसे ही यहाँ पर चारकोल यानी कोक आया, कार्बन आया, तो कार्बन क्या होगा, बर्न होने लगेगा, बर्न होने लगेगा। कार्बन आपका बर्न होकर क्या बनाएगा, आपका ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, नहीं बनाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बननी स्टार्ट होती है, तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जो क्रिया है वो क्या है, एक्सोथर्मल, ऊष्मा छेदी, बहुत तेजी के साथ आपका ऊष्मा निकलती है। और जो हम बता रहे थे कि 1100-1200 केल्विन ताप था, वो आपका लगभग कितने केल्विन हो जाता है, 2100 केल्विन के आसपास ताप हो जाता है, ठीक है नहीं, क्या हो जाता है, 2100 केल्विन के आसपास ताप हो जाता है, ठीक है नहीं। अब ये जो तापमान है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ये तापमान क्या होगा, लगातार घटते जाएगा, ठीक है नहीं, लगातार तापमान घटा, ये आपका 1673 आया, 1473, 873, 500 केल्विन तक ये आपका तापमान पहुंचेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए अब ऊपर से आपका क्या आया, अयस्क आया ना, ऊपर से क्या आया, अयस्क आया, तो 500 केल्विन ताप पर आपका क्या होगा, जो अयस्क था, जो अयस्क था, अयस्क में हो सकता है कुछ नमी हो,
नमी भी तो हो सकती है ना उसमें। तो वो नमी क्या होगी, 500 डिग्री केल्विन पे वाटर वाष्प बन के निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। तो जो अयस्क था, अयस्क कैसा हो जाएगा, पोरस। पोरस मतलब जैसे देखा होगा तुम लोगों ने, ब्रेड खाते हो ना, ब्रेड या बन, तो वो क्या होता है, वो देखा होगा बड़ा स्पंजी टाइप का होता है ना। तो वो स्पंजी कैसे होता है, एक्चुअल में उसमें हम ब्रेड में क्या करते हैं कि ईस्ट यानी खमीर एक दिन के लिए उसको रख देते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है, ठीक है नहीं। तो उसको जब हम एक साइड से हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो बाहर निकलती है तो बीच में उसकी जगह छूट गई और वो क्या हो गया, स्पंजी हो गया, नहीं हुआ, ठीक है नहीं। उसी टाइप से जब यहाँ क्या होगा, जल की बूंदें उसके बीच से निकल जाएंगी, अयस्क के बीचों से, तो अयस्क कैसा हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, उसमें छिद्रित हो जाएगा। अब वो पोरस हो गया तो जो आगे की अभिक्रियाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है नहीं। और इसी तापमान पर 500 पे जो आपने लाइम डाला था, लाइम मतलब लाइम स्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी 2 भागों में टूट जाएगा। ये 2 भागों में टूटा तो आपका क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है नहीं। अब यहाँ जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये हमारा काम कहाँ आ जाएगा, आपका गालक बनाने के। जो आयरन अयस्क के साथ सिलिका मिली हुई है उसके साथ वो क्या बना देगा, गालक मिल के आपका क्या बना देगा, स्लैग बना देगा। क्या बना देगा, आपका स्लैग बना देगा। समझ में आया, ठीक है नहीं। अब देखिए जैसे जैसे आप नीचे को आते जाएंगे, 500 से 873 डिग्री केल्विन पे आपका जो Fe2O3 क्या है, Fe2O3 हेमेटाइट, ठीक है। इसका आपका अपचयन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसका अपचयन हुआ क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर को गई ना, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब इसका अपचयन होगा तो क्या बना देगा ये आपका Fe3O4। क्या बना दिया आपका, Fe3O4। इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो 3 और 2, और यहां आपका क्या निकल गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपका फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अब ये Fe3O4 है, इसका आपका फिर से अपचयन हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये आपका किस में चेंज हो गया, आपका FeO में। किस में चेंज हो गया, ये आपका FeO में, फेरस ऑक्साइड में चेंज हो गया और आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, यहां से बाहर। समझ में आया, क्लियर है। अब ये जैसे जैसे नीचे आया FeO क्या होगा, नीचे को आएगा ना, नीचे को आएगा। और ये 1673 से 2176 के आसपास जो बचा हुआ जो फेरस ऑक्साइड है, बचा हुआ जो फेरस ऑक्साइड है FeO है, वो आपका कार्बन के साथ कंबाइन होके आपका Fe धातु बना देगा और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है नहीं। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ऊपर काम आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है नहीं। और जो कैल्शियम ऑक्साइड आपका यहां से मिला था, ठीक है नहीं, इसने लौह अयस्क में जो सिलिका था उसके साथ मिलकर क्या बना दिया, आपका कैल्शियम सिलिकेट, स्लैग बना दिया। अभी मैंने कहा था ना कि जो कैल्शियम सिलिकेट है वो क्या होगा, धातु से हल्का होगा, ठीक है नहीं। तो धातु से हल्का होगा तो हमने देखो स्लैग वाला जो है ऊपर है, ठीक है नहीं। ऊपर से आपका क्या निकल जाएगा, स्लैग निकल जाएगा, और नीचे से आपका क्या निकल जाएगा, धातु लौह, ठीक है नहीं। लोहा निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है नहीं। ये कैसा लोहा है, पिघला हुआ। कैसा लोहा है, पिघला हुआ है, क्लियर है, ठीक है। अब देखें, लेकिन जो यहां से लोहा निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका पिग आयरन। क्या कहते हैं इसको, आपका पिग आयरन, ठीक है नहीं। ये शुद्ध लोहा नहीं, ये क्या नहीं है, आपका शुद्ध लोहा नहीं है। इसमें 3 से 4% आपका क्या होती है, कार्बन प्रेजेंट। कार्बन दिया ना हमने, तो इसके साथ क्या होगी, कार्बन भी होगी, ठीक है नहीं। उसके अलावा फास्फोरस हो सकती है, आर्सेनिक हो सकता है, ठीक है नहीं। कुछ मात्रा आपका सिलिका हो सकती है, ठीक है नहीं। तो इस यहां से हम क्या करते हैं, पिग आयरन से कार्बन को रिमूव करते हैं, कार्बन को रिमूव करते हैं, ठीक है नहीं। कार्बन को रिमूव करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, फिर से हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जो
कार्बन का जो कंटेंट 3 से 4% था उसको हम कितने परसेंट ले आएंगे, 0 से 2% तक ले आएंगे, ठीक है नहीं। तो ये आपका जो पिग आयरन है ये आपका किसमें चेंज हो जाता है, आपका कास्ट आयरन। किसमें चेंज हो जाता है, कास्ट आयरन। अब इसमें जो परसेंटेज है कार्बन का वो क्या होगा, कम होगा। 3-4% से आपका किस में आ जाएगा, 2% या 1% में आ जाएगा, ठीक है नहीं। अभी भी इसमें 1 या 2% क्या है, कार्बन है। उसके अलावा इसमें सिलिका, फास्फोरस, आर्सेनिक और अशुद्धियां आपका पाई जाती है, ठीक है नहीं। तो इसको हम फिर से शुद्ध करते हैं कास्ट आयरन को, और इसको हम किसमें लाते हैं, आपका रॉट आयरन। कास्ट आयरन को आपका फिर से शुद्ध किया जाता है और ये आपका क्या कहलाता है, आपका रॉट आयरन। जो आपका कॉमर्शियली जो लोहा आपका यूज होता है वो आपका ये रॉट। क्लियर है, ठीक है नहीं। और यहीं से आपका स्टील बनाने की प्रोसेस भी होती है। यहीं से क्या होती है, स्टील बनाने की प्रोसेस भी होती है। इस रॉट आयरन के साथ हम कार्बन क्या 0 से 0.5% तक आपका कार्बन अगर इसमें मिला दें और उसके साथ बाकी जो आपका अन्य धातुएं हैं, क्रोमियम है या कुछ मात्रा टंगस्टन की होती है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका स्टील में चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएंगे, ठीक है नहीं। तो ये क्या था आपका लौह निष्कर्षण, ठीक है नहीं। तो हमने लौह अयस्क से क्या निकाल दिया, आपका लोहे का निष्कर्षण कर दिया। समझ में आ गया। तांबे के हम लोगों ने ऑक्साइड देखे, ठीक है नहीं, कॉपर ऑक्साइड देखा। उसके अलावा जो तांबे का जो अयस्क है वो क्या होता है, आपका कॉपर पायराइड्स। क्या होता है, कॉपर। हम लोग जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को आपका किस में चेंज करते हैं, आपका कॉपर यानी तांबे में आपका चेंज करते हैं, ठीक है नहीं। तो उसके लिए हम वही प्रोसेस यूज करेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो, अपचयन में आपका चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वात्या भट्टी में यानी लौह अयस्क प्राप्त करते समय हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस पर आपका अपचयन हुआ था, 1780 केल्विन का आपका अपचयन हुआ था, ठीक है नहीं। तो लेकिन कॉपर के केस में, तांबे के केस में केवल 500 से 600 केल्विन पे ही आपका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, ठीक है नहीं। तो 500-600 पर अपचयन क्यों हो जाता है, इसका जो सबसे मेन रीजन है वो ये है कि जब आप एलिंगम डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा कि एलिंगम डायग्राम था ये -100, -200, -300 एंड सो ऑन, ठीक है नहीं। ये आपका डेल्टा जी की निगेटिव वैल्यू थी और ये क्या था, आपका ताप, ठीक है। तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड जो है वो आपका इस टाइप का आपका बनता है, ठीक है नहीं। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड का है वो आपका इस टाइप से आता है। CO, ठीक है नहीं। तो ये कम ताप पे ही लगभग आपका 500 से 600 केल्विन के ताप पे ही ये क्या हो जाता है, आपका अपचयित, ठीक है नहीं। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप तांबे के अयस्क लेते हैं, अगर आपने तांबे का अयस्क लिया, कॉपर ऑक्साइड का अयस्क लिया यानी ऑक्साइड लिया, तो आप इसको सीधे अपचयित कर देंगे। क्या कर देंगे, सीधे अपचयित कर देंगे, ठीक है नहीं। लेकिन जो तांबे का अयस्क है, जहां से आप तांबे का सबसे ज्यादा निष्कर्षण करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कॉपर पायराइड्स। क्या कहलाता है, कॉपर पायराइड्स, CuFeS2। ये आपका क्या है, कॉपर पायराइड्स। ये आपका तांबे का क्या है, अयस्क, सल्फाइड अयस्क है। तो हम इसमें से अशुद्धियां निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने कल इससे पहले क्लास में बताया था कि शांतरण करते समय तांबे का जब आप शांतरण करोगे, क्योंकि सल्फाइड अयस्क है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, फेन पलवन विधि। कौन सी मेथड यूज करोगे, फेन पलवन विधि, ड्रॉप रोटेशन मेथड। हमने बताया था ना, सल्फाइड का अयस्क ऊपर आ जाता है, ठीक है नहीं। तो हमने सल्फाइड अयस्क को क्या कर दिया, वहां से आपका शांतरित कर दिया, किससे, फेन पलवन विधि से, ठीक है नहीं। अब फेन पलवन विधि के बाद हम इसको क्या करेंगे, जो आपका CuFeS2 है, ठीक है नहीं, इसका आपका कैल्सिनेशन तो करोगे नहीं, निस्तापन नहीं करोगे क्योंकि सल्फर अयस्क है। तो इसका क्या करोगे, आपका भर्जन। क्या करोगे, भर्जन। तो आप जब आप CuFeS2
को हीट करोगे, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यही तो निष्भाजन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की सप्लाई में जब आप इसको हीट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका Cu2O और FeO प्लस आपका क्या निकल जाएगा, आपका सल्फर डाइऑक्साइड आपकी निकल जाएगी, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, आपकी निकल जाएगी, ठीक है। क्लियर। और दूसरा आपका क्या है, आयरन ऑक्साइड। आपके दो आपके बने, एक कॉपर ऑक्साइड और एक आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको हम कहां ले जाएंगे, आपका रिवर्टरी फर्नेसेस में, यानी परावर्तनी भट्टी, ठीक है नहीं। देखो परावर्तनी भट्टी और वाद्य भट्टी में एक अंतर, मुख्य अंतर यह है कि वाद्य भट्टी में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो कार्बन था, कोक जो था, वो आपका अयस्क के साथ ही आया था नीचे, ठीक है नहीं। यानी जो ईंधन था, ईंधन आपका कांटेक्ट में था किसके, अयस्क के कांटेक्ट में था। लेकिन परावर्तनी भट्टी में जो अयस्क है, जो चार्ज है, वो आपका यहां से आएगा नीचे, ये आपका गलित धातु, ये क्या होगी आपकी गलित धातु, ठीक है नहीं। और ईंधन क्या है आपका अलग है, ठीक है नहीं। यहां ये ईंधन जलेगा तो ईंधन जलने से आपकी क्या होंगी, यहां से गैसें आपकी उठेंगी और ये गैस आपका क्या करेगी, इस धातु को क्या कर देगी, आपका अपचयित कर देगी, इस धातु को क्या कर देगी, आपका अपचयित कर देगी, ठीक है नहीं। अब इस क्रिया में आपका क्या होता है कि जो FeS है वो भी आपका कुछ अमाउंट आपका होती है, ठीक है नहीं। तो उस FeS की सहायता से हम क्या करते हैं, कॉपर जो ऑक्साइड है, ठीक है नहीं, इसको फिर से आपका FeS से जब ट्रीट करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये आपका फिर से CuS में चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं, और आपका FeO निकल जाएगा, ठीक है नहीं। इसको आप फिर से गर्म करोगे और यहां से आप क्या प्राप्त करोगे, आपका जो गलित अवस्था में आपका कॉपर आपका प्राप्त हो जाएगी। फिर से Cu2S को आप FeO से ट्रीट किया तो आपका क्या बन जाएगा, आपका Cu निकल, कॉपर अलग निकल जाएगी और आपका SO2 अलग निकल जाएगा और FeO आपकी अलग निकल, ठीक है नहीं। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, कॉपर का आपका निष्कर्षण हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ठीक है नहीं। यानी मेटलर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस से आपका कैसे प्राप्त होगी, कल हम लोगों ने बताया था ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी आपका यूज था, ठीक है नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से आप कैसे आपका धातु को निष्कर्षित करते हैं, ठीक है नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से, इसको हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइसिस मेटलर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोगों को पता है वैद्युत अपघटनी, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वैद्युत अपघटनी, ठीक है नहीं। इलेक्ट्रोलाइसिस में जनरली हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आपका एल्युमिनियम, ठीक है नहीं। तो एल्युमिनियम का हमने अयस्क आप लोगों को बताया था, क्या था, बॉक्साइट, क्या था, बॉक्साइट था, ठीक है नहीं। तो बॉक्साइट अयस्क को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका एल्यूमिना, किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका सबसे पहला एल्यूमिना, Al2O3, ठीक है नहीं। अब हम इसका जो शुद्धिकरण है, यानी इसको एल्युमिनियम में हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है नहीं। इसको हम चेंज करेंगे किसके बदौलत, वैद्युत अपघटनी शैल लेके, किसको लेके, वैद्युत अपघटनी शैल लेके। तो आप लोगों ने देखा होगा जो वैद्युत अपघटनी शैल होते हैं उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हम कहते हैं कैथोड और एक को हम क्या कहते हैं, एनोड, ठीक है नहीं। तो इस टाइप से हम इसको आपका ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है नहीं। इसमें आपका कार्बन का कैथोड होगा और कार्बन का ही आपका क्या होगा, एल्यूमिनियम मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, आपका एल्यूमिनियम। ध्यान दे भैया, इसमें आपका क्या है, एल्यूमिनियम अयस्क, ठीक है। चूंकि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिना है, Al2O3 है, ठीक है नहीं, Al2O3 की बात की थी ना, तो ये ना तो वैद्युत का सुचालक है और ना ही ये आपका जल्दी मेल्ट होता है, जल्दी गलता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो चीजें मिलाते हैं, एक तो आपका क्रायोलाइट, क्या मिलाते हैं, आपका
क्रायोलाइट और एक इसमें मिलाते हैं हम फेल्ड स्पार। एक तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे आपका क्रायोलाइट और में यूज करते हैं आपका फेल्ड स्पार। ठीक है नहीं, दो चीजें हम मिलाते हैं। तो दो चीजें मिलाने के बाद जो एल्यूमिना है, ठीक है नहीं, एल्यूमिना में बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रो यानी जो विद्युत करंट है वो पास होने लगता है और इसका जो गलनांक है वो भी आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी ये कम ताप में ही आपकी क्या होने लगेगा, गलने लगेगा। समझ में आया? ठीक है नहीं। तो जो कैथोड और एनोड है दोनों ही आपके किसके हैं, कार्बन के आपके एनोड और कैथोड है। ठीक है नहीं। तो जो कैथोड पे जो प्रोसेस होती है उसमें आपका Al+3 है ना, एल्यूमिना आपका टूटेगा Al+3 और ऑक्सीजन -2 टूटेगा नहीं टूटेगा। तो Al+3 आपका क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन आपका क्या। अब कैथोड पे कौन सी चाहिए, कैथोड पे आपका कार्बन है, जो कार्बन है ना, कार्बन की रॉड हम लोगों ने डाली है ना। ठीक है नहीं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आया। ठीक है नहीं, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगी, -2 के फॉर्म में होगी नहीं होगी। तो ये आपका क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज करेगा। ठीक है नहीं। इसी टाइप से कार्बन 2O-2 किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और 4 इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा यहां से रिलीज। ठीक है नहीं। तो इस प्रोसेस में जो है इसमें हम क्या करते हैं, जो ये कार्बन की हमने छाया डाली है ना कैथोड की, ठीक है नहीं, क्योंकि कार्बन यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये कार्बन की जो रॉड है ये आपका बहुत जल्दी क्या होने लगती है, आपकी गलने लगती है। ठीक है नहीं। तो हम इसको समय समय पे क्या करेंगे, कार्बन की रॉड को चेंज करते जाएंगे। ठीक है नहीं। और जो एल्यूमिना है यहाँ से जो एल्यूमिनियम है वो हमें क्या प्राप्त होने लगेगा, आपका एल्यूमिनियम आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है नहीं। हालांकि ये मेटलर्जी है जो धातु कर्मी की है, इसके अलावा भी आपका जैसे गोल्ड है, ठीक है नहीं, या सिल्वर, ठीक है नहीं, तो वहां पे हम लोग शुद्ध धातुओं का निकालने के लिए ऑक्सीकरण और अपचयन मेथड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है नहीं। तो हम धातु कर्मी के लिए एक और मेथड आपका डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। वो आपका क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड। क्या है आपका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड। ठीक है नहीं। इसमें आपका जनरली वो धातुएं आती हैं जैसे आपका गोल्ड है और सिल्वर, ये धातुएं हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है नहीं। और गोल्ड और सिल्वर के साथ हम साइनाइड के रिएक्शन कराते हैं और एक ऐसा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के बाद उसको किसी अन्य कंपाउंड से आपका रिएक्शन करा के आप उसको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है नहीं। प्रतिस्थापन हम लोगों ने बताया था ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को प्राप्त हो। हालांकि वो धातु अभी तक शुद्ध अवस्था में नहीं है। अब हम उस धातु को क्या करेंगे कि शुद्ध अवस्था में, ठीक है नहीं, धातु का शुद्धिकरण। अगला जो टॉपिक है हम लोगों के पास वो है आपका धातु का शुद्धिकरण। ठीक है, धातु का शोधन। ठीक है नहीं। तो धातु के शोधन के लिए हम जो मेथड का आपका यूज करते हैं यहाँ पे, उनको हम लोग एक एक करके आपका डिस्कस करते हैं। ठीक है नहीं, वेपराइजेशन। दूसरा आता है आपका आर्क मेथड, वन डी आर्क मेथड। ठीक है नहीं। तो जो चौथा जो आपका मेथड है उसमें आपका एक हो गया आपका मॉन्ड प्रोसेस। ये खासकर आपका देखा होगा आप लोगों ने, निकल के उसमें काम आता है। ठीक है नहीं। और दूसरा आपका आता है आर्क मेथड। ठीक है नहीं। और पांचवा जो मेथड है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और उसे हम कहते हैं आपका क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ठीक है। एक मेथड और हम लोग यूज करते हैं,
ठीक है नहीं, उसे हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं आपका? इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युत अपघटनी मेथड। इलेक्ट्रो धातु के साथ सिलिका वगैरह तमाम अशुद्धियां होंगी ना, ठीक है नहीं, तो हम लोग ये मानते हैं कि जो धातु है, धातु आपका जल्दी मेल्ट हो जाएगी। धातु क्या होगी? जल्दी मेल्ट हो जाएगी कंपेयर टू अशुद्धियों के। अशुद्धियों के कंपेयर में धातु क्या हो जाती है आपका? जल्दी मेल्ट हो जाती है, यानी जल्दी द्रवित हो जाती है, ठीक है नहीं। तो जब जल्दी द्रवित होगी तो आप क्या करोगे? इस टाइप से आपने यहां आपका क्या ले लिया, पूरा आपका धातु था, मिश्रित धातु थी, ठीक है नहीं, और इसको आपने जब हीट किया, यहां धातु को आपने क्या किया? हीट किया, ठीक है नहीं। तो हीट करेंगे तो क्या होगा? जो पहले मेल्ट होगा, जो पहले आपका द्रवित होगी, वो आपका क्या होगी? बह के यहां आने लगेगी ना, शुद्ध धातु पहले आ जाएगी नीचे, ठीक है नहीं, और जो आपका अशुद्धियां है वो आपकी क्या होंगी? आपका ऊपर ही रह जाएगी। किस पे डिस्कस किया हमने? जोन रिफाइनिंग, ठीक है नहीं। तो जोन रिफाइनिंग में आपका क्या होता है? इस टाइप से हम लोग लिखते हैं और इसमें बीच में आपका क्या लगा देते हैं? बेयरिंग टाइप। क्या लगा देते हैं? बेयरिंग टाइप की लगा देते हैं, ठीक है। और जो धातु है उसको पूरी तरह से क्या कर देंगे आपका, ठीक है नहीं, उसका जो क्रिस्टलाइजेशन, भाई क्रिस्टल बनेगा ना, जैसे ठंडा करोगे तो किस में आएगा? क्रिस्टल फॉर्म में आएगा, ठीक है नहीं। तो जो क्रिस्टल बनने की जो क्रिया है धातु अशुद्धियों की, वो क्या है आपका? कम है कंपेयर टू धातु की, ठीक है नहीं। तो दोनों का रेट अलग अलग हुआ ना, एक जल्दी क्रिस्टलित हो गया, एक देर से क्रिस्टलित हो गया। तो जब हम इसको क्या करेंगे? घुमाएंगे, ठीक है ना, इस टाइप से हमने रखा है, ठीक है नहीं। इसमें आपका धातु थी, ठीक है, धातु थी और उसी के साथ क्या है? अशुद्धियां है। लेकिन अशुद्धियां और धातु दोनों का क्रिस्टल फॉर्म बनने में, ठंडा करने में क्या होगा? क्रिस्टल बनता है ठोस में। तो दोनों के ठोस होने में क्या है? अलग अलग टाइम है। तो जब आप इसको तेजी से घुमाओगे, जब आप क्या करोगे? इसको घुमाओगे तो धातु एक साइड हो जाएगी और अशुद्धियां एक साइड हो जाएगी। जैसा आप मट्ठा देखा होगा ना घर में, ठीक है नहीं, मट्ठे के लिए आप क्या करते हैं? उसको हिलाते हैं ना, तो दोनों का घूमने का रेट क्या अलग अलग है ना, मट्ठे का और मक्खन का। इसलिए मक्खन एक साइड हो जाता है और मट्ठा एक साइड हो जाता नहीं हो जाता है। तो इस तरह से आपका क्या होगा? एक साइड आपकी क्या, तो धातु को किसी एक ऐसे यौगिक के साथ आपका क्या करा दिया? रिएक्शन करवा दिया। तो अशुद्धि तो रिएक्शन करेगी नहीं, ठीक है नहीं, और उसके बाद उसको अपघटित कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगी? शुद्ध धातु मिल जाएगी, ठीक है नहीं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस का उपयोग निकिल के शुद्धिकरण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपका निकिल के शुद्धिकरण। तो हमने क्या किया? निकिल लिया, ठीक है नहीं, इसकी रिएक्शन किससे करा दिया? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे रिएक्शन कराई इसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये आपका क्या बना देता है? निकिल टेट्रा कार्बोनेट। क्या बना देता है? निकिल टेट्रा कार्बोनेट। समझ में आया? ठीक है नहीं। तो जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों ने तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं की होगी, है ना, अशुद्धियां अलग हो गई। अब हमने निकिल कार्बोनिल लिया। क्या लिया? निकिल कार्बोनिल। और इस निकिल कार्बोनिल का अपघटन क्या किया? अपघटन किया, ठीक है नहीं। तो ये आपका किसमें चेंज हो गया? निकिल और कार्बोनिल में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका निकल गया। जो आपको निकिल जो प्राप्त हुई यहां से, वो क्या हुई? आपका शुद्ध निकिल का। जब आप इसको अपघटित करोगे तो अधिक ताप पर करोगे तो निकिल आपका किसमें मिलेगा? आपका वाष्प अवस्था में निकलेगा, ठीक है नहीं। तो वाष्प अवस्था से आप इसको कंडेंस कर लोगे, ठीक है नहीं, डिस्टिल कर लोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? आपका निकिल शुद्ध। इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, क्यों कॉपर का हम लोगों ने देखा था ना, कॉपर का निष्कर्षण किया था। उसके बाद हमने कहा था कि कॉपर अभी तक शुद्ध नहीं है, ठीक है नहीं। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं कि जो अशुद्ध धातु, जो आपकी क्या है? अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु के क्या बना देते हैं? ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है नहीं। ब्लॉक मतलब इस टाइप से इलेक्ट्रोड टाइप का ही हमने क्या बना दिया? ब्लॉक बना दिया। एक हमने ले लिया अशुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड, कॉपर इम्प्योर, इसका एक इलेक्ट्रोड बना दिया, ठीक है नहीं। और एक हमने बना दिया कॉपर शुद्ध, शुद्ध कॉपर का आपका, ये आपका क्या है? प्योर कॉपर, ठीक है नहीं। और इनको यहां से आपका कनेक्ट कर दिया,
ठीक है, ये आपका कैथोड है, कैथोड, और ये आपका क्या होगी एनोड, एनोड और कैथोड। ठीक है, अब हमने इसमें एक वैद्युत अपघट्य लिया, ठीक है नहीं, ऐसा वैद्युत अपघट्य लेंगे जो कि किसका काम करेगा, सॉल्ट ब्रिज का, लवण सेतु का काम करेगा। ठीक है नहीं, तो हमने जो वैद्युत अपघट्य है वो आपका क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट, क्या ले लिया आपका कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ये समझ में आया। ठीक है नहीं, अब देखिए ये जैसे ही कॉपर सल्फेट में आएगा, कॉपर किसमें आएगी आपका, कॉपर सल्फेट में आएगी, यहां आपका क्या है एनायन है, एनोड है। ठीक है नहीं, तो कॉपर आपका किस फॉर्म में होगी, Cu+2 फॉर्म में होगी ना, Cu+2 फॉर्म में। ठीक है, क्लियर, ये Cu+1 अगर क्यूपी फॉर्म लेते हो तो Cu+1 है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कहां से, कैथोड पे जाएगा। ठीक है, और कैथोड पर आपका क्या हो जाएगा, इस टाइप से डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, अब यहां कॉपर की सांद्रता कम होने लगी, ठीक है, और यहां से आपका क्या होगा, कॉपर नीचे Cu+2 फॉर्म में आपका क्या होगी, कॉपर लगातार आते रहेगी ना। ठीक है, और तो यहां पे जो डिपोजिशन है वो आपका क्या मिल जाएगा, आपका शुद्ध कॉपर, शुद्ध तांबा आपको क्या होगा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है नहीं, और ये धीरे धीरे क्या होगा, आपका गलने लगेगा। ठीक है नहीं, गलते गलते आपका सब किस में चेंज हो जाएगा, आपका शुद्ध तांबा में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये क्या है, कितने प्लेट में आपका एब्जॉर्ब होता है। एक्चुअल में जब आपका धातुओं में तमाम अशुद्धियां मिली होंगी तो धातु अलग तरीके से एब्जॉर्ब होगी और जो अशुद्धि है वो अलग टाइप से आपका एब्जॉर्ब होगा। समझ में आया। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इसको अलग टाइप से दिखाते हैं और आपका लैब में हम इसको अलग टाइप का दिखाते हैं। तो हम इसमें क्या लगाते हैं, कॉलम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉलम लगाते हैं, जो क्या होती है आपका स्टेशनरी फेज होती है। ठीक है नहीं, तो इस टाइप से आपका कॉलम बनाते हैं। ये हमने क्या बनाया, कॉलम बनाया। ठीक है, और इसमें ये आपका सिलिका का हो सकता है या एल्यूमिनिया का हो सकता है। किसका हो सकता है, आपका सिलिका का या एल्यूमिनिया का। ठीक है नहीं, तो इसमें हमने ऊपर से क्या किया, आपका धातु डाला, क्या डाल दिया, आपका धातु डाली, और धातु के साथ हम क्या करते हैं, आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब विलायक, कोई विलायक आपका डालते हैं जो कि उसको क्या कर रहा है, आपका अपने साथ साथ रन कर रहा है। ठीक है नहीं, गति कर रहा है। ठीक है, तो जब धातु और धातु के आपके क्या होंगे, जो अशुद्धियां हैं वो नीचे को आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे विलायक नीचे को आएगा तो विलायक के साथ वो भी आएंगी ना। ठीक है नहीं, तो हमें यहाँ पर अलग अलग लेयर मिलती है, A, B, C, ये तीनों आपके क्या मिलते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है नहीं, और इसमें से आपका जो शुद्ध धातु का होगा उसको आप अलग निकाल, समझ में आया। ठीक है नहीं, तो ये आपका क्या था, आपका लेखन कौशल। ठीक है, तो आपका जो धातुओं की कुल, जैसे हम धातु है इसके से धातु में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, सारे जितने भी चरण थे उसके हम लोग उस पर बात कर चुके।